हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक्स की। वो टॉपिक्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। हम लोग बात करेंगे डेक्री होल्डर की। हम लोग बात करेंगे जजमेंट डेटर की। और हम लोग बात करेंगे फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं। सो एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं डेक्री होल्डर क्या होता है। सो फर्स्ट हम लोग डेक्री होल्डर से बात करेंगे। डेक्री होल्डर ये सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। डेक्री होल्डर बहुत सिंपल सी बात है कि एक ऐसा पर्सन जिसके फेवर में डेक्री पास होती है या एक ऑर्डर जो कि एग्जीक्यूशन के कैपेबल है वो पास होता है, उसको हम डेक्री होल्डर बोलते हैं। तो डेक्री होल्डर क्या होता है? डेक्री होल्डर एक पर्सन है। डेक्री होल्डर इज अ पर्सन। डेक्री होल्डर इज अ पर्सन जिसके फेवर में, इन हुज फेवर एक या तो डेक्री पास होगी, इन हुज फेवर डेक्री पास होगी, या एक ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या एक ऑर्डर पास होगा। ओके, और ये ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा ये एग्जीक्यूशन के कैपेबल, यानी इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ये सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। सो डेक्री होल्डर ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेंटिफ ही हो। ओके, डेक्री होल्डर ये ज़रूरी नहीं है। आई एम सॉरी, नॉट कट नहीं लगा तो मैं इसमें नीड नॉट लिखता हूँ। नीड नॉट कि वो प्लेंटिफ ही हो। अब इसको समझते हैं कि क्या इसका मतलब है कि डेक्री होल्डर ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ भी हो। अच्छा, बात करते हैं अगर एक पर्सन है जो कि पार्टी टू द सूट नहीं है, पर्सन नहीं है, सूट जो सूट फाइल किया उसकी पार्टी नहीं है, पार्टी टू द सूट। सिंपल सी बात है, आपने प्लेंट को प्रेजेंट किया तो सूट फाइल हो गया। सूट में पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो ये पर्सन ना तो प्लेंटिफ है ना ही डिफेंडेंट है, तो ये इसका मतलब ये पार्टी टू द सूट नहीं है। अब एक ऐसी डेक्री या एक ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास करती है जो कि कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है इसके फेवर में। ओके, मतलब कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करती है, कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करती है जो कि इस पर्सन के फेवर में हो। ठीक है, जो कि इस पर्सन के फेवर में हो, जो कि इस पर्सन के फेवर में हो। और ये ऑर्डर क्या होगा? इस ऑर्डर में खास बात यह है कि ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन होगा।
तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है इसके फेवर में, पर्सन के फेवर में, और ये ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये जो पर्सन होगा ये डेक्री होल्डर होगा, ये पर्सन डेक्री होल्डर होगा, और जबकि ये पार्टी टू द सूट नहीं है, ये पार्टी टू द सूट नहीं है। सो इसका मतलब ये मीनिंग हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ही आपका पार्टी टू द सूट हो। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये केस में सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो है धनीराम वाला केस। तो धनीराम वर्सेस लाला श्री राम, 1980 का केस था ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था जो मैंने आपको बता दिया। सो अब बात करते हैं कि अगर इसमें लिखा जाए कि अगर कोई डेक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पास की कोर्ट ने एक डेक्री पास की, ये डेक्री है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ऑफ एनी सिचुएशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी सूट। सो एक डेक्री अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की पास होती है, और इस डेक्री में एक खास बात यह है कि ये डेक्री कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, और ये डेक्री कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है। ओके, तो इन शॉर्ट बोलेंगे कि अगर एक डेक्री पास करती है कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, और ये डेक्री कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, और ये कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है बोथ के फेवर में, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन यानी प्लेंटिफ के फेवर में भी है और डिफेंडेंट के भी है। ओके, डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ के फेवर में, दोनों के फेवर में है ये। सो इसमें ईदर ऑफ द पार्टी या आइदर पार्टी डेक्री होल्डर होंगे। तो इसमें जो आइदर पार्टी होंगी ओके, आइदर पार्टी क्या होंगी, डेक्री होल्डर। ओके, सो यहाँ देख लीजिए आइदर पार्टी डेक्री होल्डर होगी। अब बात करते हैं कि डेक्री क्या करती है कि एक डेक्री किसी समवन पे, किसी पर्सन पे कन्फर करती है कुछ, क्या कन्फर करती है, राइट टू एग्जीक्यूट। सो कोई पर्सन है पार्टी टू द सूट, या फिर स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने अभी देख लिया ऊपर। तो अगर डेक्री जो है सब किसी एक पर्सन पे राइट टू एग्जीक्यूट कन्फर करती है, तो ये समवन आपका डेक्री होल्डर होगा। ये समवन डेक्री होल्डर होगा। ओके, ये समवन इस केस में, लेट मी राइट इट दिस, ये समवन डेक्री होल्डर होगा। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक एविक्शन ऑर्डर, एविक्शन का मतलब क्या है कि किसी एक प्रेमिसेस को वैकेट करने का ऑर्डर, एक एविक्शन ऑर्डर से बात कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
एविक्शन ऑर्डर। सो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। एविक्शन ऑर्डर मीन्स टाइम टू वैकेट द premises। किसी एक जगह को छोड़ने का टाइम। और ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये टेनेंट होता है, किराएदार। ओके, किराएदार किसी कमरे में रह रहा है और अगर उसको ये एविक्शन ऑर्डर मिलता है तो दैट मीन्स उसको एक सर्टेन टाइम मिलता है जिस टाइम में उसको ये अपना ये प्रेमिसेस वैकेट करनी पड़ती है। इस टाइम ड्यूरेशन के बाद कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है अगर उसने ये प्रोसेस नहीं किया। तो अगर ये एविक्शन ऑर्डर कोर्ट ग्रांट करती है, फॉर इंस्टेंस कोर्ट ग्रांट करती है टेनेंट को, ओके, टेनेंट को, मतलब किराएदार को एविक्शन ऑर्डर अगर मिल जाता है तो उसको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा जब उसको खाली करना है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एविक्शन ऑर्डर मिला 2 महीने का, तो 2 महीने किराएदार के पास होते हैं। इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में अब लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लैंडलॉर्ड को हम लोग डेक्री होल्डर नहीं मान सकते रियल सेंस में, यानी स्ट्रिक्ट सेंस में डेक्री होल्डर, ओके, इन स्ट्रिक्ट सेंस हम लैंडलॉर्ड को डेक्री होल्डर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड टेनेंट को मिला हुआ है और तब तक लैंडलॉर्ड के फेवर, अगर हम लोग सेंस की बात करें तो इस केस में लैंडलॉर्ड टेनेंट को नहीं एक्सपेल कर सकता जब, क्योंकि एविक्शन ऑर्डर टेनेंट को कोर्ट ने ग्रांट कर रखा है। सो इन शॉर्ट अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैंडलॉर्ड को डेक्री होल्डर स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं माना जाएगा। कब तक? कब तक? जब तक वो पीरियड ओवर ना हो जाए, टिल द पीरियड इज ओवर। पीरियड ओवर हो गया तो लैंडलॉर्ड उस प्रेमिसेस को कैप्चर कर लेगा टेनेंट से, ओके। पीरियड इज ओवर और जो डेक्री है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, डेक्री बिकम्स। इसके बाद ये डेक्री जो कि लैंडलॉर्ड के फेवर में पास है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी, ओके। सो यहाँ हम लोगों ने एक डिस्कशन पढ़ा कि लैंडलॉर्ड को स्ट्रिक्ट सेंस में डेक्री होल्डर नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक वो पीरियड ओवर नहीं हो जाता। 2 महीने का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लेके चला था कि टेनेंट को 2 महीने मिले हुए, और उसके बाद ही डेक्री जो है एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी। तो यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट डिस्कशन डेक्री होल्डर का कंप्लीट हो गया कि डेक्री होल्डर क्या होता है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड जजमेंट डेटर की। जजमेंट डेटर की बात करते हैं कि जजमेंट डेटर क्या होता है। अब सिंपल सी बात है कि डेक्री होल्डर मतलब जिसके फेवर में डेक्री पास हुई है, तो जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट डेक्री पास होती है। तो जजमेंट डेटर की बात कर लेते हैं। जजमेंट डेटर सेक्शन 2 क्लॉज 10 में गिवन है। तो जजमेंट डेटर की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जजमेंट डेटर क्या है, एक पर्सन जिसके अगेंस्ट एक डेक्री पास हुई है, ओके, या एक ऑर्डर पास हुआ है। ऑर्डर और ये अगेंस्ट लिख देते हैं कि पर्सन जिसके अगेंस्ट एक डेक्री या ऑर्डर जो कि कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, वो पास हुआ है, तो उस पर्सन को जजमेंट डेटर बोलता है।
उस पर्सन को जजमेंट डेटर बोला जाता है। सो दैट मीन्स कि एक एग्जाम्पल के अगर फॉर्म में पढ़ें तो अगर कोई श्योरिटी के अगेंस्ट एक डिक्री पास होती है तो वो जजमेंट डेटर है। ओके, दैट मीन्स कि अगर डिक्री पास होती है, फॉर इंस्टेंस डिक्री किसके पास अगेंस्ट पास होती है? श्योरिटी। ओके, अगेंस्ट। ओके, तो वो श्योरिटी जजमेंट डेटर हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन, अगर एक थोड़ा एक पर्सपेक्टिव और कंसीडर करें, सो एक पर्सन, सपोज कीजिए एक पर्सन पार्टी टू द सूट तो है, टिक करता हूं, मतलब पार्टी टू द सूट है, बट कोई डिक्री उसके अगेंस्ट पास नहीं हुई है। दैट मीन्स नो डिक्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम, नो डिक्री पास्ड, इस पर्सन के अगेंस्ट कोई डिक्री पास नहीं हुई है। सो ये पर्सन जजमेंट डेटर नहीं होगा, ये पर्सन जजमेंट डेटर नहीं होगा। तो हम लोगों ने पहले मीनिंग से स्टार्ट किया और दो एग्जाम्पल पढ़े कि श्योरिटी, अगर एक डिक्री श्योरिटी के अगेंस्ट पास होती है तो वो जजमेंट डेटर है, और एक पर्सन जो कि पार्टी टू द सूट तो है बट उसके अगेंस्ट डिक्री पास नहीं हुई तो वो जजमेंट डेटर, तो वो पर्सन आपका जजमेंट डेटर नहीं। अब हम लोग बात करेंगे हमारा फाइनल डिस्कशन पॉइंट, जिसको हम लोग बात करें कि फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं। फॉरेन कोर्ट्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। फॉरेन कोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दिया हुआ है, तो फॉरेन कोर्ट्स पढ़ते हैं। फॉरेन कोर्ट्स कौन सी होती हैं? फॉरेन कोर्ट्स ऐसी कोर्ट्स होती हैं जो कि आउटसाइड इंडिया इंडिया के आउटसाइड एस्टैब्लिश्ड हैं या सिचुएटेड हैं, बोल सकते हैं कि जो सिचुएटेड है। सो कोर्ट जो इंडिया के आउटसाइड सिचुएटेड है या वो नहीं है, क्या नहीं है, वो स्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। दैट मीन्स इन कोर्ट्स को ना तो स्टैब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ना ही वो उनको रन कर रही है। रन करने का मीन्स कि कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो वो फॉरेन कोर्ट्स में आती हैं। एक बार और बता देता हूँ। सो कोर्ट्स जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है और जो कोर्ट्स ना तो स्टैब्लिश्ड हैं और ना ही कंटिन्यूड हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वो फॉरेन कोर्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। ये याद रखिए कि कंडीशंस भी यही हैं। कोई कोर्ट हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कौन सी कोर्ट फॉरेन है कोर्ट है और कौन सी कोर्ट डोमेस्टिक कोर्ट है? तो कंडीशंस क्या हैं? दो कंडीशंस फुलफिल करेगी अगर कोई कोर्ट फॉरेन कोर्ट होगी। पहली बात तो वो आउटसाइड इंडिया होगी। कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया, अगर कोर्ट को फॉरेन कोर्ट होना है तो उसको आउटसाइड द इंडिया सिचुएटेड होना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो सेकंड कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि ना तो वो स्टैब्लिश होनी चाहिए और ना ही वो रन होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूड सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से रन नहीं होनी चाहिए।
तो वो फॉरेन कोर्ट्स में आती हैं। यानी हम लोगों ने देख लिया कि जो मीनिंग है फॉरेन कोर्ट की, वही फॉरेन कोर्ट की 2 कंडीशंस हैं कि जिन कंडीशंस को अगर कोई कोर्ट सेटिस्फाई करती है तो वो फॉरेन कोर्ट की कैटेगरी में आती है। ओके, एक बार से रिपीट करता हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि वो कोर्ट आउटसाइड द इंडिया सिचुएटेड होगी, और सेकंड कंडीशन क्या है, ना तो वो इस्टेब्लिश्ड होंगी और ना ही वो रन होंगी या कंटिन्यूड होंगी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फॉरेन कोर्ट की कैटेगरी में आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंट इंग्लैंड की कोर्ट हो गई, अमेरिका की कोर्ट हो गई, प्रोविंस काउंसिल हो गई। ओके, तो कोर्ट्स क्या होगी, जैसे कोर्ट्स इंग्लैंड की कोर्ट हो गई, यूएसए की कोर्ट हो गई, और एंड सो ऑन। और प्रिवी काउंसिल, मोस्टली प्रिवी काउंसिल के जजमेंट पढ़ते हैं हम लोग। सो ये जो कोर्ट्स हैं ये सब फॉरेन कोर्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। सो इसी के साथ मेरा डिस्कशन फॉरेन कोर्ट्स पर ख़त्म होता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करूंगा। फॉरेन कोर्ट्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब ये फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट देती है उनको फॉरेन जजमेंट बोलते हैं। उसके बारे में देखेंगे फॉरेन जजमेंट्स क्या होते हैं, और देखेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।